सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है इसलिए सियासत इसका लाजमी एक जुज़्व कह सकते हैं। सियासत के बगैर जमहूरियत हो ही नहीं सकती, यानी हम कह सकते हैं कि सियासत के बगैर कैसी जमहूरियत। इसलिए सियासत करना हमारे जमहूरी वतन पाकिस्तान में हर शहरी का हक है। दुनिया में भी सियासत को सबसे अहम मुकाम अगर कह दूँ कि हासिल होता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सियासत ही है जिसकी वजह से कई जंगें होते होते रुक जाती हैं। ये सियासत ही है जो हर मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है। ये सियासत ही है जिसके ज़रिए एक आम आदमी भी लीडर बन सकता है, अवाम में मकबूल हो सकता है, वोट ले सकता है और लीडर भी बन सकता है। पाकिस्तान में भी भरपूर सियासत की गई, एक के बाद एक हमने देखा कि सियासी जमात आई, बनाई गई। आज हमारे मुल्क में कई सियासी जमातें बैक वक्त सरगर्म काम कर रही हैं। कुछ को अपोजिशन कहा जाता है और जो हुकूमत के तहादी हैं वो हुकूमत का हिस्सा तस्वुर की जाती हैं। लेकिन हर सियासी जमात का मकसद एक होता है, वो क्या है जी? सियासत अवाम के लिए, अवाम के लिए, अवाम के लिए, या फिर जमहूरियत जमहूर के लिए। सियासत के ज़रिए अवाम की खिदमत, सियासत के ज़रिए मुल्क की तरक्की, सियासत के ज़रिए मुल्क में खुशहाली, सियासत के ज़रिए मुल्क और कौम को आगे लेकर जाना। अगर हम अपने मुल्क में की जाने वाली सियासत की तारीफ़ करें तो वो डेफिनेशन क्या होगी, ज़रा सोचिए। अगर आज हम अपने मुल्क की सियासत को एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? मेरे नज़दीक आज हमारी सियासत का नाम होना चाहिए इंतकाम। सही सुना आपने, इंतकाम। अगर एक लफ्ज़ में बयान करूं आज के दौर की सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को, तो वो एक लफ्ज़ मेरे मुताबिक इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। क्योंकि हमें पूरे मुल्क की सियासत में सिवाय इंतकाम के और दूसरा कुछ देखने को नहीं मिल रहा अरसा दराज से। पहले ऑपोजिशन को ले लें, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, क्या कहा गया? इंतकाम है जी, इंतकाम है, मियाँ साहब ने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा जी, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, कहा गया कि शहबाज शरीफ ने निके पराने भी कुछ नहीं किया, मुकदमा तो कोई है ही नहीं भाई, कोई जुर्म है ही नहीं, करप्शन है ही नहीं, की ही नहीं, सिर्फ इंतकाम है, इंतकाम है, इंतकाम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर दुख्तर जो हैं जी, दुख्तर मशरिक मरियम सफदर साहिबा गिरफ्तार हुई, कहा गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं, इल्ज़ामात झूठे हैं, कुछ साबित हो ही नहीं सकता, यानी ये भी क्या ठहरा? सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। अच्छा जी, हमजा शहबाज गिरफ्तार होते हैं, वही मेकअप वाले हमजा शहबाज साहब। तब भी यही सुनने को मिला कि हमजा शहबाज पर पैसा चोरी करने का इल्ज़ाम साबित हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि इल्ज़ाम साबित हो जाए, यानी मासूम है हमजा साहब भी। हमजा शहबाज को ये भी नहीं बताया जा सका कि उन बेचारे हमजा साहब, मासूम तरीन शख्सियत हमजा साहब का जुर्म क्या है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया, जुल्म है जी, यानी ये भी इंतकाम ठहरा, इंतकाम। फिर साद रफ़ीक की तरफ आ जाते हैं, समेत उनके भाई के, साद रफ़ीक और उनके भाई की गिरफ्तारी को भी इंतकाम ही कह सकते हैं। सारी बातें, मासूम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इंतकाम ही होगा अगर कहते हैं तो। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी सलाखों के पीछे गए तो वो भी इंतकाम ही होगा नाजरीन, और क्या हो सकता है। राना सुनालो पकड़ा गया, शरीफुल नफ्स इंसान, इतना शरीफ इंसान के रोहे ज़मीन पे आपको इतना शरीफ इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सानिया मॉडल टाउन, वो क्या था? वो तो पता नहीं, राना साहब को भी नहीं याद होगा, हमें कैसे याद हो सकता है? ऐसा ही है। तो वो इतना शरीफ इंसान जब पकड़ा गया उससे भी इंतकाम ही लिया होगा किसी ने, तो इंतकाम ही हो गया। इसी तरह आसिफ अली जरदारी अपनी हमशीरा समेत, बहन समेत, फरियाल तालपुर समेत जब गिरफ्तार हुए तो जाहिर बात है हज़रत आसिफ अली जरदारी साहब और बीबी फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने क्या किया होगा? वो तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ किया हो, तो इंतकाम ही होगा, किसी ने बदला लिया होगा, इंतकाम होगा। ऑपोजिशन की तमाम गिरफ्तारियों को पूरी ऑपोजिशन ने इंतकाम का नाम दे दिया। अब आ जाए हुकूमत की जानिब। हुकूमत का कोई भी काम हो, ऑपोजिशन को एतराज़, कोई भी काम ऑपोजिशन को एतराज़। हुकूमती वज़रा कहते हैं ऑपोजिशन सियासत नहीं कर रही और अपने अपने दौर में एक दूसरे के खिलाफ कायम किए गए मुकदमात की वजह से ये ऑपोजिशन वाले जो बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े लोग हैं, ये जेल चले गए और इंतकाम ले रहे हैं मौजूदा हुकूमत से। अवाम की हालत पर अगर नज़र डालें नाजरीन तो मालूम क्या होगा कि अवाम को तो कई दहाइयों से
इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर इंतकाम किसी से लिया गया तो मेरे जमहूरियत वाले दौर में जमहूर से ये तो जमहूरियत का राग लापते हैं, उन्होंने जमहूर के साथ क्या किया। मैं वो टिपिकल एक पंजाबी में लफ्ज़ कहती हूँ, मेरे प्रोड्यूसर रजा को भी बड़ा पसंद है वो, कि वो खुदे लाइन लगा दिया जमहूर को कि जमहूर और अवाम चुप खामोश, सिर्फ वोट दो और हमारे झूठे वादे सुनो और अगले 5 साल अगले इलेक्शन का इंतजार करो और फिर किसी और को आजमाना, खुदे लाइन लग जाओ, वो जाओ। तो अवाम के साथ इंतकाम, ये जो इंतकाम का लफ्ज़ है ना, बेचारी अवाम पे सूट करता है कि अवाम से कोई बदला लिया गया, अवाम से इंतकाम लिया गया। जो कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो इंतकाम हर दौर में लिया गया अवाम से, बेचारी अवाम, गरीब अवाम से, जो कहते थे कि हुकूमत में आकर तमाम ज्यादतियों का बदला लेंगे, कसूरवारों को कचहरे में लाएंगे, कानून सबके लिए एक होगा। वो जब भी हुकूमत में आए तमाम तर आराइशें रखीं अपने पास, अवाम के पास नहीं। अवाम के हिस्से में आया हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ इंतकाम, वो भी किस जुर्म का, ये खुद अवाम बेचारी नहीं जानती कि क्या जुर्म हो गया अवाम से। शायद इनको वोट डालना या इन पर एतबार करना जुर्म हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई जुर्म नहीं किया होगा अवाम ने। हुक्मरान और अपोजिशन आपस के झगड़ों का इंतकाम लेते रहे अवाम से, और आज भी हमारे मुल्क में सियासत सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की नज़र की जा रही है। अफसोस इस बात का होता है कि सियासी लोग एक दूसरे की मुखालफत करें या दुश्मनी, उसका नज़ला अवाम पर क्यों गिरता है। हर दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंतकाम का निशाना बनाया गया तो वो कौन है? अवाम। और आज भी अवाम ही है। मुल्क मकरूज़ है, हुकूमत कहती है कि जी ऑपोजिशन की वजह से मकरूज़ है, ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत से मैनेज नहीं हो रहा, हुकूमत की वजह से ये मकरूज़ है। नुकसान किसका हो रहा है, मेरा सवाल है? ऑपोजिशन का, हुकूमत का, किसका? अवाम का हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। मुल्क बैरूनी तौर पर हम देखें तो ख़तरात का शिकार है, अंदरूनी तौर पर भी मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल फैली हुई है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिए चले जा रहे हैं। हुकूमत कहती है अपोजिशन की जिम्मेदारी अपने दौर में कर गए, अपोजिशन कहती है हुकूमत से मैनेज नहीं हो रहा, नालायक लोग आ गए हुकूमत में। कसूर किसका, नुकसान किसका, इंतकाम किससे लिया जा रहा है? अवाम से, बेचारी अवाम। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर इस इंतकाम को सियासत से अलग कैसे किया जाए? सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ना, इंतकाम तो लिया जा रहा है बेचारी अवाम को, सियासत से अलग कैसे किया जाए? सियासत को सिर्फ सियासत समझकर कैसे किया जाए, ना कि सियासत के नाम पर अवाम से इंतकाम लिया जाए। सिलसिले को कैसे फौरन ख़त्म किया जाए, रोका जाए? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? हुकूमत और अपोजिशन में बर्दाश्त, तहम्मुल और बुर्दबारी, हकीकत को हकीकत कहना, मसले का ठोस हल तलाश करना, तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह, जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो। तनकीद बराए इस्लाह, चाहे दुश्मन को, मुखालिफ को मशवरा देना पड़े लेकिन दिल से मशवरा दिया जाए, जो मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा मशवरा हो, क्योंकि मशवरा भी अमानत है। ईमानदारी से मशवरा दिया जाए, इंतशार से परहेज़ किया जाए, गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा किया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल, कैसे होगा ये सब कुछ? कैसे करेंगे ये सियासी खिलाड़ी ये सब कुछ? कैसे करेंगे ये सियासी थिएटर में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट ये सब कुछ, जिन्होंने अपने अलावा कभी अवाम के बारे में सोचा ही नहीं? कैसे 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 होगा ये सबसे बड़ा सवाल। ना हुकूमत इमरान खान की तकरीर के सहर से हम देख के बाहर आ सकी, अभी तक उनकी तकरीर में उसके सहर में गिरफ्तार है, और ना ओपोजिशन को इस तकरीर का गम कम हो सका। हुकूमत वाले आज तक उस तकरीर को बेचे चले जा रहे हैं, ओपोजिशन वाले आज तक उस तकरीर पर गम और गुस्से का इजहार करे जा रहे हैं। मुल्क के मसाइल क्या हैं, इस पर ना हुकूमत संजीदा ना ओपोजिशन संजीदा। हाँ, नाम अवाम का इस्तेमाल करके, मसले अवाम के हाईलाइट करके इंतकाम लेने की तैयारी अलबत्ता ज़ोर शोर से एक बार फिर जारी है, और एक एहतजाज की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से जारी है। वो एहतजाज भी किया जा रहा है सियासी लोगों की जानिब से, लेकिन बेचारी अवाम के नाम पर एहतजाज करें सियासी लोग, फ़ायदे सियासी लेवल के, और कंधा किसका इस्तेमाल हो रहा है? बेचारी अवाम का, जिसके हाथ आना ही कुछ नहीं है। 22 करोड़ अवाम की क़यादत दे दी गई एक ऐसी शख्सियत के हाथ में। अब सुन के आपको भी तकलीफ भी होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, और आपकी भी वो कैफियत होगी जो मेरी ये बयान करते हुए कि 22 करोड़ अवाम की क़यादत दी गई एक ऐसी शख्सियत के हाथ में जिनके अपने हाथ में अब कुछ है ही नहीं। एक ऐसी शख्सियत 22 करोड़ अवाम की खातिर मिलियन मार्च के, जिन्होंने अपने पिछले 10 सालों में कोई एक काम, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ नाज़रीन, कोई एक काम, एक को आधा कर दें, आधा काम भी
इस अवाम के लिए नहीं किया। 22 करोड़ अवाम के लिए किए जाने वाले एहतजाज की क़ियादत वो बाअसर शख्सियत करने जा रही है जिसके पास 10 साल एक अहम तरीन ओहदा रहा और उस ओहदे से वफादारी उन्होंने ऐसे निभाई जिसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। वो अजीम शख्सियत, जो बेहतरीन इंसान, वो बेमिसाल सियासतदान जिनको मुखबर का खिताब भी दिया गया था, जो हर हुकूमत के इत्तेहादी रहे, उनका नाम है आपके और मेरे, हम सब के प्यारे मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो क्या करने जा रहे हैं? मिलियन मार्च। और वो क्यों करने जा रहे हैं ये वो खुद बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। इसलिए हम भी प्रोग्राम में बार बार दिखाते रहेंगे। नाज़रीन, आप तो देखते हैं, मौलाना साहब बड़े शौक से देखते हैं जब हम दिखाते हैं प्रोग्राम में। ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा, मौलाना फजलुर रहमान, ग्रेट शख्सियत का रज़ा। अच्छा जी, आवाम दुख में मुब्तला हैं या नहीं, लेकिन मैंने मौलाना फजलुर रहमान को पूरी ज़िंदगी में पहली बार इतने दुख में मुब्तला ज़रूर देखा है। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत में देखा, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी नौजवान की तरह सरगर्म देखा है। क्या ही हैरत की बात है ना कि पाकिस्तान डूब रहा है और मौलाना फजलुर रहमान इसको बचाने निकल खड़े हुए। कौन बचाने निकल खड़ा हुआ? मौलाना फजलुर रहमान। बेशक पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त पर हर शहरी या हर पाकिस्तानी की तशवीश अगर कह लूँ कि जायज़ है, तो बिल्कुल ये बात नाजायज़ नहीं होगी, बिल्कुल हक बजानिब है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम शहरियों ने, पाकिस्तानी अवाम ने क्या पहली बार इतना मुश्किल वक्त देखा? मेरा तमाम नाजरीन से सवाल है जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या पहली बार आप लोगों ने मुश्किल वक्त देखा, या मैंने, या हम सब ने? इससे पहले क्या हमने मुश्किल तरीन वक्त नहीं देखा? मैंने अपने होश में बड़ी बार पाकिस्तान में मुश्किल वक्त देखा। मैंने तो यकीन जानिए, जब से होश संभाला मैंने जमहूरियत को हमेशा खतरे में देखा। हर ऑपोजिशन वाले कहता था जमहूरियत खतरे में है। बिल्कुल देखा हमने, बहुत बार देखा हमने, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को देखा। लेकिन क्या उस वक्त जब ये मुश्किल वक्त आया, तब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या इसी जोश और जज्बे के साथ अवाम के हक़ के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान करते कभी आपको नज़र आए? दिल पे हाथ रखिए और बताइए। चले पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं, 11 साल की बात कर, ये मौलाना साहब कितनी बार आपको बाहर नज़र आए? कश्मीर पे बात करते हुए कितनी बार आपको नज़र आए मौलाना फजलुर रहमान साहब? मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं जी कि मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। सबसे बड़ा मसला शायद हमारे मुल्क का यही है कि पैसा मुल्क में लगने की बजाय, मुल्क के अंदर लगने की बजाय मुल्क से बाहर जाता रहा। सियासत के नाम पर पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया। हुकूमत पाकिस्तान में की जाती रही, लेकिन जायदादें पाकिस्तान से बाहर बनती रहीं। सियासत पाकिस्तान में होती रही, दौलत इकट्ठा बाहर ममालिक में की जाती रही। वजारतें पाकिस्तान में थीं, लेकिन अकामे दुबई के थे। सरकारी ओहदे पाकिस्तान के थे, ऑफशोर कंपनियां लंदन की थीं। समधी पाकिस्तान में पाए जाते थे। इमारतें बैरून मुल्क थीं। साइकिल पर आने वाले अरबों कमाने लगे। टूटी हुई चप्पल पहनकर घूमने वालों ने कुछ अरसे में, यकीन जानिए ऐसे लोग हैं, टूटी हुई चप्पल पहनते थे लेकिन कुछ अरसे में प्राडो और लैंड क्रूजर रख ली। देखें ज़रा, एक मंसूबे में करोड़ों की करप्शन होती रही। तालीम का बजट कहाँ खर्च हुआ पता ही नहीं। सेहत के नाम पर भारी बजट किस अस्पताल में लगाया गया, वो हॉस्पिटल आपको दूरबीन लेके भी कहीं नहीं नजर आएगा, मिलेगा ही नहीं। साफ पानी के फराहम करने के नाम पर कई कंपनियां बनाई गई, उन पर जारी बात है इतनी कंपनियां तो फिर करोड़ों रुपए भी लगाए गए, लेकिन आज भी साफ पीने का पानी पंजाब के अवाम को नहीं मिल सका। क्यों? कोई नहीं जानता, कोई जान ही नहीं सकता। दौलत बाहर जाती रही, गुर्बत ने पाकिस्तान में डेरा डाल लिया। ये बात तो मौलाना साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हैरत मुझे नाजरीन इस बात पर है कि जिनके साथ वो खड़े होकर, ये देखें ज़रा साइड पे, ज़रा मेरे से नज़र हटाइए और इधर देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो शख्सियात खड़ी हैं। एक शख्स जिसको हम कहते हैं नेशनल अरस्तू ऑफ पाकिस्तान, एहसन इकबाल साहब खड़े हुए हैं। और एहसन इकबाल के कायद का क्या नाम है? हज़रत नवाज शरीफ साहब। और हज़रत नवाज शरीफ साहब वो एक अजीम हस्ती हैं, तभी तो मैं उनको हज़रत कह रही हूँ। इतनी अजीम हस्ती हैं जो इस कौम पर 3 बार हुकूमत कर चुके, 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म ठहरे, इस मुल्क के इक़्तिदार के 3 बार अकेले मालिक बन चुके थे। उनका नाम था नवाज। उन्होंने लोगों को नवाजना शुरू कर दिया करप्शन के लिए। उन्होंने कहा करप्ट लोगों को खरीदो, नवाजो इनको, हमारे साथ मिलकर करें जो करना है। और इस 3 बार के इक़्तिदार में उन्होंने हमेशा कौम को मायूस किया। हमेशा उनकी हुकूमत में करप्शन की लाजवाल दास्तानें रकम की गई। और हद तो ये है, बल्कि आखिरी बात, जब हुकूमत में थे तो आलमी इंकशाफ में
उनके करप्ट होने का दावा किया गया, उनके वो सासे निकल आए जिनका जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया था, बल्कि छुपा के रखा था। वो आलमी इंकशाफ भी ना होता तो हमेशा छुपे ही रहते वो। बाद में जब उनसे सबूत मांगे गए तो उन्होंने सबूत पार्लियामेंट के सामने पेश करके शायद उन सबूतों को आग लगा दी, क्योंकि अदालत में तो जो सबूत दिए गए वो जाली निकले, कुछ की रसीदें ही नहीं मिली और साबित ही हुआ कि पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजते रहे और जायदादों पे जायदादें ये हजरत नवाज शरीफ बनाते रहे। फिर मौलाना साहब को तो सबसे पहले एहतजाज इनके खिलाफ करना चाहिए था ना। क्या मैं गलत सवाल पूछ रही हूँ? मौलाना साहब का एहतजाज बनता था ना नवाज शरीफ के खिलाफ। पैसा तो वो बाहर लेकर गए, तो आज मौलाना फजलुर रहमान के कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। मौलाना साहब, जिस जुर्म का जिक्र आप कर रहे हैं उस जुर्म में एहसन इकबाल के अपने कायद अंदर बैठे हैं, जेल में आराम कर रहे हैं। आम आदमी अपनी सुबह और शाम के लिए परेशान है, नौजवान मायूस है। मौलाना साहब काबिल एहतराम है, आप हमसे ज्यादा जहन रखते हैं, आप काबिल हैं। मुझे ये बता दें, ये तमाम मसाइल क्या पिछले 10 सालों में नहीं थे मौलाना फजलुर रहमान साहब? या आप इंजॉय कर रहे थे अपनी मराद को कि आपने देखा ही नहीं कि मसाइल क्या होते हैं? आप इंजॉय कर रहे थे एसी की ठंडी हवाएं, जो खाना आप ऑर्डर करते थे आपको मिल जाता था, मिनिस्टर इनक्लेव में आप मज़े ले रहे थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन के कश्मीर का नाम भी आपको भूल चुका कि कश्मीर है क्या, जिसकी कमेटी के आप चेयरमैन बने हुए हैं। मुफ्त के इजलास हैं, इजलास पे इजलास, पैसे लग रहे हैं, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं। तो आप तब सोए हुए थे ना, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। क्या पिछले 10 साल अवाम को शाल थे? मौलाना साहब आप जरा बता दें आज, क्या पिछले 10 साल अवाम के साथ कोई एक मसला भी नहीं था मौलाना फजलुर रहमान साहब? क्या पिछले 10 सालों में पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही थी, या अवाम की पांचों उंगलियां, ये 10 की 10 उंगलियां जो है वो घी में थी? यकीनी तौर पे नहीं थी ना। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त कहाँ? उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को नाज़रीन मैं आपसे पूछती हूँ, इस्लाम क्यों याद नहीं आया? इस्लाम तब उनको खतरे में क्यों दिखाई नहीं दिया? मौलाना फजलुर रहमान साहब को उस वक्त इस्लाम पता है क्यों याद नहीं आया था? क्योंकि उस वक्त वो इस्लामाबाद में थे। इस्लाम और इस्लामाबाद, ज़रा डिफरेंस समझने की कोशिश करें। उस वक्त वो इस्लामाबाद में थे, लिहाजा इस्लाम उनको याद नहीं आया। अब लाजमी सी बात है कि मौलाना साहब ऐसे मुकद्दस शहर के सरकारी घर में रहेंगे जिसका नाम ही इस्लाम से शुरू होगा, तो फिर इस्लाम की फ़िक्र क्यों होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब को? लेकिन आज मौलाना साहब को इस्लाम यानी इस्लामाबाद से दूर कर दिया गया, तो मौलाना साहब क्या कुछ फरमा रहे हैं, देखिए ज़रा जी। अब मैं इसे क्या कहूँ, क्या नाम दूँ ऐसी सियासत को? इंतकाम नहीं कहा जाएगा तो फिर इसे और क्या कहा जाएगा? ये क़यादत करेंगे 22 करोड़ अवाम की, ये तो पूरी 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल रहे हैं। और हैरानी है मुझे एहसन इकबाल साहब जैसे जी शऊर शख्स पर, हैरानी है मुझे बिलावल पर, हैरत है मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग के उन पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों पर जो इस मिलियन मार्च का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं, जिसकी बुनियादी झूठ है, फरेब है, धोखा है या फिर इंतशार है। अगर मौलाना फजलुर रहमान ये मिलियन मार्च करते महंगाई के खिलाफ, या ये मिलन मार्च करते लाकानूनियत के खिलाफ, या फिर इंसाफ के हसूल के लिए, या फिर कसूर में होने वाले बच्चों से ज़्यादती के वाक़ियात के खिलाफ करते, या फिर पुलिस रिफॉर्म्स के लिए करते, या फिर पूरे मुल्क में एक तालीमी निज़ाम नाफिज करने के लिए करते मार्च, वुमेन के लिए करते, या अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए करते, तो फिर तमाम अपोजिशन इस मार्च में शामिल हो जाती। कोई एतराज़ नहीं था, जमहूरी हक था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का मार्च अवाम से इंतकाम के अलावा कुछ और है ही नहीं, यकीन जानिए। और अपोजिशन के वो लोग जो इत्तदाल पसंद हैं वो गूंगे और बहरे बने खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप होते कौन हैं मजहब के ठेकेदार बनने वाले? अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर आपने सुनी ना इमरान खान की? उस तकरीर पर कई इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने इमरान खान का माथा चूमा। अल्लाह ने उनको इज्जत दी। अब आप एक्सेप्ट करें ना करें, आप हजम करें ना करें, लेकिन दी अल्लाह ताला ने उनको इज्जत। आप इतने अहम कब से हो गए कि आपको काउंटर करने के लिए इस मुल्क का वजीर आजम ये तकरीर करेगा? आपने सोचा भी कैसे? इतना ओवर कॉन्फिडेंस मौलाना साहब। इस्लामी ममालिक के सरबराहान इमरान खान साहब के बाकायदा मौतरफ दिखाई दे रहे हैं। भारत में बैठे लोग, वो रिवायती हरीफ भारत जहाँ बैठे हुए लोग जो कि पाकिस्तान की खुशी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वो भी मेरिट पर इमरान खान की तकरीर की तारीफ कर रहे हैं। इस्लाम का मुकदमा लड़ने पर पाकिस्तान में कई बड़े नामवर उलमाए कराम इमरान खान के मौतरफ हो गए, उनकी तारीफ कर रहे हैं।
कौम बहुत खुश है, बड़ा फख्र महसूस कर रही है कौम कि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने भी चिट देखे बगैर वहाँ पर इतनी फिलबदी गुफ्तगू कर दी, ऐसे मुकदमा लड़ा ना सिर्फ पाकिस्तान का, कश्मीर का, बल्कि एक मुसलमान होने का हक अदा किया। हर जी शऊर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। आपके पेट में मौलाना साहब अब तक इमरान खान की तकरीर का दर्द है। क्यों है भाई? क्यों जाने का नाम नहीं ले रहा? उस वक्त आपके पास कुछ नहीं होता था बोलने के लिए, तब भी आप नहीं बोलते थे। इस वक्त भी आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आप सिर्फ तब भी अब भी, अब तो ज़रा ज़ोरों शोर से, क्योंकि आपके पास अब वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं रही, तो आपने कहा कि मज़हब कार्ड का ही इस्तेमाल किया जाए, मज़हब कार्ड ही खेला जाए। और आपके पास मज़हब कार्ड खेलने के अलावा यकीन जानिए कुछ है ही नहीं। अदालतों पर आपको एतमाद नहीं, फ़ौज पर आपको एतमाद नहीं, हुकूमत के आप हमेशा खिलाफ हैं जब से ये हुकूमत आई है, ख़ासतौर पर जिसने आपको लिफ्ट नहीं करवाई। फिर आप किसके साथ हैं बता दें? आपने सोच कैसे लिया कि आपकी बताई हुई बातों पर ये 22 करोड़ आंखें बंद के यकीन कर लेगी? आंखें बंद करके जिनका यकीन आपने इतनी बार तोड़ा, वो आप यकीन क्यों करेंगे? मौलाना साहब, कैसे सोच लिया आपने कि आप पे यकीन करेगा कोई? आप कहाँ थे पिछले 10 साल? ये बता दें, कौन से गार में छुप कर आराम फरमा रहे थे? आपको अवाम की तकलीफों का दर्द कब था, एहसास कब था? आज भी आप नामूसे रिसालत के नाम पर मासूम मदरसे के बच्चों को परगला रहे हैं, और ये तमाम काबिल लोग सूट बूट में आपके साथ खड़े होकर अपनी शख्सियत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आपको मालूम कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, कहाँ जाकर आपने इस्लाम का मुकदमा लड़ा? टाइम मिला तो ज़रा बताइएगा। कब आपने मगरिब में फैलते हुए इस्लामोफोबिया पर बात की? कभी किया आपने इस्लामोफोबिया पर बात? कब आपको होश आया कि पाकिस्तान में आपके अलावा भी एक मखलूक रहती है जिसे अवाम कहा जाता है? उस वक्त होश आया इन मौलाना साहब को जब इनका अपना सरकारी घर छिन गया और सरकारी खर्चा बंद हो गया। ये बात पूरी कौम जानती है मौलाना साहब, और रही सही कसर आपने इस क्लिप में पूरी कर दी, खुद ही देख लीजिए। अच्छा जी, अब मेरा सवाल 22 करोड़ अवाम से है। मुझे बताएं कि क्या इस मोहतरम हस्ती जिसका नाम मौलाना फजल रहमान है, इनको आप पाकिस्तान का इक़्तिदार देना चाहेंगे, या फिर आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करें? मुकम्मल जहालत से भरपूर मौलाना फजल रहमान की बातें, मुकम्मल अहमकाना तज्जिए, मकबूजा कश्मीर बेच डाला। ये वो शख्स फरमा रहा है जो पिछले 10 साल मकबूजा कश्मीर का पाकिस्तान में नुमाइंदे की हैसियत से एक विफाकी वजीर के बराबर मुराद लेता रहा। शर्म आती नहीं मौलाना साहब आपको ऐसी बातें करते हुए? और इस अजीम शख्स की इन 10 सालों में कोई एक कारकर्दगी बता दे, कोई ऐसे इक़दामात बता दे जो इस अजीम शख्स ने मकबूजा कश्मीर के लिए किए हों। कोई एक ऐसा काम बता दें, कोई आधा काम बता दें जिस पर इस अजीम हस्ती के चाहने वाले फख्र कर सकें कि हाँ, 10 साल के अरसे में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने फला तारीख को मकबूजा कश्मीर के लिए फला काम किया था और उसका नतीजा ये निकला था। दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस पड़ोसी मुल्क की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है भारत। उसके एक विफाकी वजीर ने यह धमकी दी है कि भारत न्यूक्लियर हमले में पहल कर सकता है। इमरान खान ने यूएन जाकर क्या कहा था? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उर्दू में तकरीर का तर्जुमा करवाकर सुन ले, बल्कि पूरा प्रोग्राम किया था आप जैसे लोगों को समझाने के लिए कि तकरीर उर्दू में ये थी जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती है, लेकिन आपने वो उर्दू वाली तकरीर को भी सीरियस नहीं लिया होगा। ये सीरियस लेने के बाद भी अब आप ढीठ हो गए हैं, आप मान नहीं रहे हैं, मुखलिसाना मशवरे पर आप अमल नहीं करते हैं। आप बताएं, अगर आप इमरान खान की जगह होते, आज मैं आपसे पूछती हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो आप फिर क्या करते? यूएन में अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, तकरीर करने का मौका आपको मिल जाता तो उन हालात में आपकी तकरीर होती क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब? आप भारत से क्या कहते? चले ये बता दें। जब इमरान खान पार्लियामेंट में आकर कहते कि जंगें मसलों का हल नहीं होती हैं, जब इमरान खान मोदी को पैगाम देते कि जंग की बजाय मुज़ाकरात करो, तो आप और आपके साथियों को जो कि आपके साथ खड़े हैं उनको शदीद एतराज़ था। जब इमरान खान ने अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ या भारत ने पुलवामा जैसा कोई ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, उस पर भी आपको एतराज है। क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने कौम के साथ? आप किसी तरफ आते ही नहीं है, इस बात पर आपको एतराज, उससे ऑपोजिट राय पर आपको एतराज। आप चाहते हैं क्या? सिर्फ तमाशा लगाना, सिर्फ टाइम पास करना। फिर यकीनन आज मैं कहूंगी कि इस्लाम से नहीं, ये जो मोहब्बत है इस्लाम से नहीं है, ये इस्लामाबाद से है, इस मौलाना फजलुर रहमान को। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बड़ी खबर जो कि ब्रेक करने जा रहे हैं, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल है जिस पे इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे। कल भी हमने प्रोग्राम में जिक्र किया और हमारे सेकंड सेगमेंट में हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमारे साथ मौजूद होते हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे, सदीक के जो जितने भी केसेज होते हैं, खासतौर पर हाई प्रोफाइल केसेज होते हैं जिसमें हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनके केसेस के फैसले के लिए जाहिर बात है लोगों की जो अटेंशन है वो भी वहाँ पर रहती है, लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ अटैच होते हैं, इमोशंस अटैच होते हैं, कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। यानी फैसले का इंतजार तमाम लोग कर रहे होते हैं, पसंद करने वाले भी, नापसंद करने वाले भी। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि जी ये फैसला पॉजिटिव आ जाए, कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि नेगेटिव आ जाए, इसको पता चले। यानी हर लिहाज से उस फैसले के मुंतजिर होते हैं। तो हमारे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि माशाल्लाह अदलिया आज़ाद है और हम अदालतों बड़ा एतमाद करते हैं, बड़ा हमारे जो जज साहिबान हैं उन्होंने बहुत से जजेस ऐसे हैं जिन्होंने इज्जत से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसको अभी भी सॉल्व होने की ज़रूरत है। आप चूंकि बीट करते हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं इस बीट के और आपको बेहतरीन पता है, आप इस इशू पर नज़र रखते हैं, हर रोज़ आपके सामने से चीज़ें गुजरती रहती हैं। तो आखिर क्या मसला होता है कि जी इंकशाफात हो रहे हैं लेकिन मामला मंतकी इंजाम तक नहीं बढ़ पा रहा है? डिले की वजह क्या होती है? ज़रा खुल के नाजरीन को समझाइए। देखिए, ये जो केस है ये इतना बड़ा केस है क्योंकि इस केस के हवाले से आप देखें कि जब मरीम सफदर साहिबा ने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जज अरशद मलिक की ऑडियोज़ और वीडियो चलाई थी, तो उसके बाद एक पूरे पाकिस्तान में एक जो माहौल बनाया गया, उससे एहतसाब का जो अमल था उसको बहुत बड़ा धचका लगा था। और ये वही केस है जिसके बारे में और जिस जज के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खनखोसा साहब ने कहा था कि इस जज अरशद मलिक की वजह से पूरे पाकिस्तान के ईमानदार जजेस के सर शर्म से झुक गए हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया 23 अगस्त को। उसके बाद आज इस फैसले को 40 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये इतना बड़ा केस था, इतना बड़ा मामला था कि इसको तेजी से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता, इसको आगे बढ़ाया जाता, ताकि जो जजेस को खरीदना चाहते हैं, जो जजेस पे दबाव डालना चाहते हैं, जो जजेस को थ्रेट करते हैं, उनको भी निशान इबरत बनाया जाता। और ऐसे जज जो मुलजिमों को मुजरिम करार देते हैं, सजाएं सुनाते हैं और फिर जाके उनके घरों पर हाजिरियां देते हैं, मदीना में जाकर उनसे मुलाकातें करते हैं, उनके बच्चों को जाकर मिलते हैं, उनके लोगों को मिलते हैं, घर बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं, उन जजेस को भी, इस जज को भी अगर सजा मिलती तो तमाम जजेस के लिए एक सबक होता कि अगर कोई जज ऐसा करेगा तो उसके साथ ये होगा। लेकिन ये मामला जो है, इसमें इंकशाफात तो हर हफ्ते एक नया इंकशाफ होता है। आप देखें, पहले ये इंकशाफ हुआ कि इस केस के अंदर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी साहिबा हैं, उन्होंने केस सुनने से इसलिए इनकार किया कि उनको अप्रोच किया गया था। उसके बाद एक और जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जहाँ मामला जाता है, FI की रिपोर्ट उनके सामने आती है और वो 3 मुल्ज़मान को, मेहर गुलाम जिलानी को, खुरम यूसुफ को, नासिर जंजुआ को केस से डिस्चार्ज कर देते हैं। एक और अदालत में, साइबर क्राइम की अदालत में मामला जाता है, वो ये सवाल उठाते हैं कि कैसे आपने इनको डिस्चार्ज कर दिया है, कौन से आपके पास शवाहिद थे। FIA वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो इनको नाम डिस्चार्ज करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन मसला ये है, इसमें सबसे अहम नाम जो था, अहम किरदार था, वो तो जज अरशद मलिक था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरशद मलिक कहाँ पे है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि उसके वजह से पूरे पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनके सर शर्म से झुक गए। इस मामले में अब अजहर सिद्दीक एडवोकेट और अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट की जानिब से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को एक दरखास्त दी गई है, उनको एक खत लिखा गया है। उन्हें ये कहा गया है कि आप इस जज के बारे में हमें सारी मालूमात दें, जो आइन है वो हक देता है मालूमात तक रसाई का। आप बताएं। पहले तो वो उन्होंने ये सवाल उठाया अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने कि आप ये बताएं कि जब इनको एहतसाब अदालत का जज लगाया गया था नून लीग के दौर में, तो क्या इनका चेक किया गया था कि इनका माजी क्या है? और वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं अपनी दरखास्त में कि नून लीग को सारा पता था कि इस जज की वीडियो मौजूद है, उनको पता था कि हमारा अपना बंदा है, उन्होंने खुद इनको एहतसाब अदालत में लगवाया, खुद उन्होंने जज मोहम्मद बशीर से केसेस इसकी अदालत में मुंतकिल करवाए। और वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को जिस केस में अल अजीज़िया में 7 साल सजा दी है जज अरशद मलिक ने, उस केस में अगर कोई और जज होता तो जो एविडेंस मौजूद था, जो जुर्म हुआ है, जो लूट मार हुई है, जो करप्शन हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके तहत साबिक वज़ीर आज़म ताहयात नायल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 14 साल सजा होनी चाहिए थी। ये सवालात उठाए हैं, ये रिकॉर्ड मांगा है। और ये दोनों अजहर सिद्दीक एडवोकेट और अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट ये कह रहे हैं कि भाई कौम जानना चाहती है कि एक जज जिसका मुकमुका चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठाया था खोसा साहब ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कि इसमें तो नजर यही आता है कि ये जज साहब मिले हुए थे मुल्ज़मान के साथ, मिल के ये सारा खेल खेला जा रहा था। तो वो ये कहते हैं कि आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कौम को कुछ तो बताएं, लोगों को बताएं तो सही कि एक जज जिसकी वजह से पूरे इंसाफ के निज़ाम पे सवालात उठे, जिसकी वजह से एहतसाब का जो सिलसिला चल रहा है वो उसके ऊपर सवालात उठे, उस जज के खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। ये बहुत अहम
मालूमात हैं जो वो जानना चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि जब जज अरशद मलिक को लगाना था एहतसाब अदालत का जज, तो उससे पहले एक प्रोसीजर होता है, उस जज का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसका कंडक्ट चेक किया जाता है, उसका माजी और उसकी चीज़ें देखी जाती हैं। तो क्या उस वक्त ये प्रोसीजर हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो फिर कौन जिम्मेदार है? उसकी वजह यह है कि खुद जज अरशद मलिक ये कहते हैं कि नून लीग के लोग जब उनके पास गए और उनको जाकर कहा कि हमने आपको जज लगवाया है, मियाँ साहब ने आपको जज लगवाया है, अब मियाँ साहब का आपके पास केस है, अब उस एहसान का बदला चुकाइए क्योंकि आपको जज इसीलिए लगवाया था कि आप कल को उन्हें ओब्लाइज करेंगे। तो ये जो आपने एक प्रोग्राम में सवाल उठाया था आज से 2 हफ्ते पहले, जब आपने कहा था, आपने मेरे से ये सवाल किया था कि ये बताएं क्या अब भी जजेस को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि जब तक हमारे पास कोई ठोस चीज़ सामने ना आए हम नहीं कह सकते। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि अभी भी जो ये माफिया है, जो जिनको सिसिलियन माफिया कहा गया, गॉडफादर कहा गया, जिनको बहरी कजाकों से तशबीह दी गई, वो आज भी जहाँ जहाँ उनके जाने वालों के केसेस हैं वो जजेस को अप्रोच करते हैं। और इसकी मिसाल आपके सामने है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी साहिबा ने इनकार किया केस सुनने से, बताया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि मुझे अप्रोच करने की कोशिश की गई है, मैं अब ये केस नहीं सुनूंगी। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस में अभी भी ये खेल खेला जा रहा है, जजेस को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, किसी को खरीदने की कोशिश की जा रही है तो किसी को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हुकूमत के लिए भी, हुकूमती इदारों के लिए भी सवालिया निशान है। और जाहिर है जब आप सज़ा नहीं देंगे, जो पहले इतना बड़ा वाक़या हुआ अरशद मलिक वाला, उसमें आप सज़ा नहीं देंगे जो मुल्ज़मान हैं, जिम्मेदारान हैं, तो फिर ये खेल खेला जाता रहेगा और ये मामला जारी रहेगा। ठीक, अच्छा मेरा ये सवाल है सदीक कि आखिर ये क्यों होता है कि जी जजेस को ख़रीदा जाने की कोशिश की जाती है, अप्रोच किया जाता है? ज़ाहिर बात है बड़े एक्सपर्ट होते हैं लोग जो इतने करप्शन करके, इतने घपले करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, फिर जेल इनका मुकद्दर ठहरता है। मुझे बताइएगा कि ये बहुत नई बात नहीं, बड़ा पुराना ट्रेंड है। ऑन रिकॉर्ड ऐसी चीज़ें कि कुछ जज हजरात को कॉल्स की जाती रही, बल्कि वो कॉल्स करते रहे, पूछते रहे कि क्या हुक्म है मेरे आका, कैसा फैसला चाहते हैं, किस किस्म का फैसला लिखा जाए। कुछ जजेस ने भी इस तरह के काम किए, यानी जो अदालतें उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उन जजेस की वजह से लग गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो जजेस की है वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत बाइज्जत हैं। मुझे बताएं कि किसी को सज़ा हो, कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट की जाए कि अप्रोच करने वालों का भी दिमाग ठिकाने लग जाए कि वो अप्रोच करने से पहले 1000 बार सोचें कि अप्रोच तो कर लेंगे, लेकिन अगर आगे से जज ईमानदार निकला और हमारे लगाए हुए रेट पे ना बिका तो फिर हमारे साथ क्या होगा? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये जो शाइस्ता कुंडी साहिबा को भी अप्रोच किया गया है, उनको भी बताना चाहिए कि किस फरीक की जानिब से उनको अप्रोच किया गया है। क्योंकि देखें बात वही आ जाती है कि इतना बड़ा एक मामला हुआ, देखें इतना बड़ा ये केस था कि साबिक वज़ीर आज़म जिसको ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ साबिक वज़ीर आज़म जो ताहयात नाअहल करार दिए गए सुप्रीम कोर्ट से, झूठे और बददियानत करार दिए गए, उसके बाद उनका केस इस जज के पास चल रहा था। वो जज उनसे मुलाकातें कर रहा है, उनसे मिल रहा है, चाहे सजा देने के बाद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है वो जज? सबसे पहले तो उस जज को सजा मिलनी चाहिए, फिर उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने खुफिया ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उन खुफिया ऑडियोज और वीडियोज को बजाय अदालत के सामने रखने के उन्होंने मीडिया के सामने रखा और पूरे के पूरी जुडिशरी को चार्जशीट कर दिया। तो ये सारे वो किरदार हैं, चाहे वो जज अरशद मलिक हों, चाहे वो मरियम सफदर हों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, चाहे उनके साथ जो बैठे थे, जो उनको इंडोर्स कर रहे थे, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाहे वो नासिर जंजुआ है, नासिर भट्ट है, खुरम यूसुफ है, मेहर गुलाम जलानी है, मियाँ रजा है, मियाँ तारिक है, जो जजेस की वीडियो गैर अखलाकी वीडियो बनाने से लेके बेचने तक, बेच के उसको थ्रेट करने तक, उसको लालच देने तक, उसको खरीदने की कोशिश करने तक और उसकी खुफिया ऑडियो वीडियोस बनाने तक, जितने किरदार इसमें मुलविस हैं उनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, एक पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े केसेस में से एक केस था जिसमें नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। तो उस केस में ये सारा कुछ होता रहा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस मौके के ऊपर FIA को बेहतर अंदाज से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो नहीं करना चाहिए जो उन्होंने असगर खान केस में किया है या जो उन्होंने जज अरशद मलिक के केस में किया है। अब FIA को भी संजीदगी से काम करना होगा और साथ ही हुकूमत को भी ये देखना होगा कि हुकूमत भी देखे कि हुकूमती इदारे कहाँ पे हैं, हुकूमत के जो ऐसे इदारे जो ज़ाहिर बात है एक निगरानी करते हैं इस तरह के जो केसेस में जो लोग डील कर रहे होते हैं। क्या इतना आसान है कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस सुनने वाले जजेस जो हैं वो आराम से जाते हैं, जाती उम्रा में जाके मुलाकातें करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, क्या कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है? क्या इतनी आज़ादी है कि वो जाएं और मुल्ज़मान से, मुजरमान से जिनको वो सज़ा सुनाएं, फिर उनके घरों में जाएं और उनसे मुलाकातें करें, उनके बच्चों को जाके सऊदी अरब में मिलें? तो ये बहुत सारी सवालात हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं और जो मालूमात मांगी है अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट ने और अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप मालूमात तो दें, लोगों को पता तो चले कि अरशद मलिक के खिलाफ क्या हो रहा है।
क्या अरशद मलिक साहब को आपने OST बना के सेट पे बिठा दिया है? उनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनको निशान इबरत बनाया जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई जज इस तरह जुर्रत ना करे कि वो सजा भी कम सुनाए, मुकमुका भी करे और उसके बाद आइंदा की बात की प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो आइंदा आप कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सदीक सेकंड सेगमेंट में। सदीक जान आपका ज्वाइन करने के लिए, अपने तज्जिए के लिए, अपनी बड़ी खबर के लिए, और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल का ज़िंदगी ने वफा की। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाएंगे हमारे सेगमेंट मत समझो हमने बुला दिया चॉकलेट हीरो वहीद मुराद साहब की याद में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।